मुझे ये मुखालिफ कहते हैं कि जी बड़ी गर्मी होगी, लोगों को गर्मी होगी, लोग ही पहुंचेंगे। अगर मुझे इमरान खान को, अगर 70 साल इमरान खान को गर्मी नहीं लगती तो मेरे नौजवानों को भी गर्मी नहीं लगेगी। मर्दान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा जारी है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान खिताब कर रहे हैं। नंबर 1 कि हम वो उम्मत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो किसी इंसान, किसी सुपर पावर की गुलामी नहीं करता। हमने अपनी हकीकी आजादी के लिए सबसे पहले निकलना है। नंबर 2, ये जो पाकिस्तान के सबसे बड़े डाकू हैं, हमने इनके खिलाफ निकलना है कि हम किसी सूरत इन चोरों और डाकुओं को अपने पर तसल्लुत नहीं होने देंगे। बहुत पब्लिक है। और नंबर 3, हमने इसलिए निकलना है कि हमने अपने मुल्क की अखलाकियात बचानी है। हमने अमर बिल मारूफ पे चलना है। अल्लाह का हुक्म है कि मुसलमान अच्छाई के साथ खड़ा होता है बुराई के खिलाफ, मुसलमान हक पे खड़ा होता है बातिल के खिलाफ, मुसलमान सच पे खड़ा होता है झूठ के खिलाफ, मुसलमान चोरों के खिलाफ खड़ा होता है, चोरों के खिलाफ जहाद लड़ता है और अच्छाई के साथ खड़ा होता है। इसलिए हमने निकलना है इस मुल्क की अखलाकियात बचाने के लिए। हमने अपने मुल्क को सबसे मिलके वो मुल्क बनाना है जो इसको बनना चाहिए था 1947 में। हम वो पाकिस्तान चाहते हैं जो इलामा इकबाल की ख्वाब थी और कायद आज़म की जद्दोजहद थी। मैदान के लोगों, नौजवानों और मेरी बहनों, इतने शानदार जलसे का आपको मुबारक भी देता हूँ, आपका शुक्रिया अदा भी करता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा मर्दान में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने अपने खिताब में कहा कि मौजूदा की इलेक्शन कमीशन के होते हुए शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते।
क्या ये देखिए अभी तक ये बना है। अभी मैं कुछ और भी करने जा रही हूँ इसमें। ये दूसरों की खुशी है, वो खुदकुशी थी। खुदकुशी खुद की खुशी में कोई नाचता है? खुशी नहीं। देखिए ये मेरा शाहकार पेंटिंग का, पता नहीं डोंट नो कैसी बनी है, तो आप लोग ही बता सकते हैं। अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। कल गर्मी बहुत होगी, तो अपना ख्याल रखें, बुज़ुर्गों का ख्याल रखें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो घर में रहें। लेकिन ये जो बिजली वाले जो है ना, बिजली भी ले लेते हैं, लाइट भी ले लेते हैं, बंदा क्या करे, इससे तबीयत ख़राब हो जाती है। अब ये दरख्त मैंने बनाया है, शायद कल काम आ जाए किसी को, हवा देगा, छाँव देगा। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज़। क्या एक पॉलिटिकल फैमिली पूरे देश को डिस्ट्रॉय कर सकती है? क्या नेपोटिज्म एक हद को पार करके देश की इकोनॉमी को ले डूब सकता है? श्रीलंका की ओर देखते हैं, जिसे वर्ल्ड बैंक ने साउथ एशिया की बेस्ट इकोनॉमी डिक्लेयर कर दिया था, जो आज एक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है। द रीजन इज वन फैमिली, उनका करप्शन और उनका इकोनॉमिक्स ऑफ फ्री। चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे एक करप्ट फैमिली एक पूरे देश को डिस्ट्रॉय कर सकती है, और जानते हैं कि भारत श्रीलंका से क्या सीख सकता है। प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बात हो रही है राजपक्सा फैमिली की, जिनके एक दो नहीं 9 फैमिली मेंबर सरकार चला रहे हैं। श्रीलंका के टोटल बजट में से 75% पैसा इन्हीं के अंडर आता है। कैसे समझते हैं? महिंदा राजपक्सा 2005 से 2015 तक श्रीलंका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इनके अंडर श्रीलंका ने चाइना से बहुत फंडिंग उठाई। हम्बनटोटा पोर्ट, लोटस टावर इन कोलंबो, जिसके लिए अलिजेडली महिंदा ने बहुत पैसे खाए। आज गोटाबाया राजपक्सा श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने खुद प्रेसिडेंट बनते ही अपने बड़े भाई महिंदा को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। महिंदा के बेटे नमल यूथ और स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, जिन्हें पहले अरेस्ट भी हो चुकी है। चमल राजपक्सा इरिगेशन मिनिस्टर हैं। श्रीलंका की इकोनॉमी में चाय, रबर, कोकोनट्स काफी मायने रखते हैं, तो इरिगेशन की वजह से एग्रीकल्चर पर बहुत इम्पैक्ट होता है, और उन्हीं के बेटे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के मिनिस्टर हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनके एक और भाई बसिल राजपक्सा को फाइनेंस मिनिस्टर बनाने के लिए उन्होंने श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंजेस किए। इन्हें लोग इनफेमसली मिस्टर 10% के नाम से जानते हैं, इसलिए क्योंकि हर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में वो 10% पैसे खाते हैं। दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। जब हम और डीप जाते हैं तो समझते हैं कि कैसे इन्होंने पॉलिटिक्स को एक फैमिली बिजनेस बना दिया। लेकिन फैमिली के काफी सारे मेंबर्स पॉलिटिक्स में होने से क्या फर्क पड़ता है? ये तो कॉमन बात है। इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए, बांग्लादेश के लिए पॉलिटिकल डायनेस्टीज कोई नई बात नहीं है। प्रॉब्लम तब होता है जब करप्शन छुपाने के लिए पावर का गलत इस्तेमाल होने लगता है।
श्रीलंका ने 2020 में अपने कॉन्स्टिट्यूशन का 20th अमेंडमेंट पास किया। ये श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे चेंजेस करता है जो श्रीलंका के लिए डेंजरस हैं। प्रेसिडेंट के अगेंस्ट कोई लीगल कार्रवाई नहीं हो सकती। प्रेसिडेंट खुद किसी भी मिनिस्टर को अपॉइंट भी कर सकता है और निकाल भी सकता है, प्राइम मिनिस्टर को भी। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को कभी भी डिसॉल्व कर सकता है। एक इंसान और एक फैमिली के पास इतनी ज्यादा पावर होना एक डेमोक्रेसी के लिए डेंजरस है। श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस के कई सारे रीजंस हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं, लेकिन एक और रीजन है श्रीलंका को अचानक से ऑर्गेनिक बनाने का डिसीजन। 2019 में गोटाबाया राजपक्सा ने यह प्रॉमिस किया था कि आने वाले 10 सालों में श्रीलंका एक ऑर्गेनिक फार्मिंग नेशन बन जाएगा, लेकिन अप्रैल 21 में अचानक से केमिकल फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट करने पर बैन लगा दिया गया। कई लोग कहते हैं कि ऑर्गेनिक बस एक दिखावा था। असल में श्रीलंका के पास केमिकल फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट करने तक पैसे नहीं। हर साल श्रीलंका $400 मिलियन फर्टिलाइजर पर खर्च करता है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की डिमांड मीट करने के लिए श्रीलंका ने चाइना से $69 मिलियन के ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स मंगाए, लेकिन इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में एक ऑर्गेनिज्म पाया गया जिससे मैसिव क्रॉप लॉस हो सकता था। ये फॉल्टी फर्टिलाइजर चाइना को वापस करने के लिए भी श्रीलंका को $6.9 मिलियन देने पड़े। क्रॉप्स का भारी नुकसान हुआ। चाय का आउटपुट 50% क्रैश हुआ, जो श्रीलंका के लिए एक मेजर फॉरेन एक्सचेंज अर्नर है। श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस का एक और बड़ा रीजन था और वो था फ्री चीजें। अक्सर इलेक्शंस फ्री के प्रोमिसेस पर जीते जाते थे। फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर, फूड सब्सिडीज, ये चीजें लोगों की लाइफस्टाइल सुधारने में हेल्प करती हैं, लेकिन अल्टीमेटली इन फ्री चीजों की कीमत किसी ना किसी को तो चुकानी ही पड़ती है। आज भी सरकार के टोटल खर्चों में से 1/3 खर्चा सिर्फ इन सब्सिडीज पर हो रहा है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि उन्होंने गरीबों के बारे में सोचा, उनके लिए बेसिक चीजें अवेलेबल करवाई, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने उन गरीबों को गरीबी से बाहर लाने के बाद वो फ्री चीजें प्रोवाइड करना बंद नहीं की। प्लस इन फ्री चीजों के लिए देश पे कैसे करेगा इसके बारे में नहीं सोचा। बट आई हैव टू टेल यू कि ये टैक्टिक सिर्फ इस फैमिली के लिए एक्सक्लूसिव नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी ने इलेक्शन जीतने के लिए यही किया है। एज अ रिजल्ट श्रीलंका ने आज तक 16 बार IMF से बेल आउट की मदद मांगी है। There's only one country that has taken help from IMF more than Sri Lanka, and that is Pakistan. तो ये सारी कहानी भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि भारत में भी कई स्टेट्स में ये डेट क्राइसिस हो सकता है। इलेक्शन जीतने के लिए कई पार्टीज फ्रीबीज ऑफर करती हैं। हमें वोट दो, फ्री में चीजें मिलेंगी। 2006 में तमिलनाडु में 750 करोड़ रुपए खर्च करके गरीबों को कलर टीवी दिए गए। कई स्टेट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री टैबलेट्स और फ्री मोबाइल फोन्स देने के वादे करते हैं। ये फ्री का सामान आता कहां से? बिल कौन पे करता है? पॉलिटिशियंस? ऑफ कोर्स नॉट, हम लोग। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि कौन से स्टेट्स कितना % रेवेन्यू सिर्फ अपने कर्जे चुकाने में लगाते हैं। राइट नाउ स्टेट गवर्नमेंट्स के पैसे कमाने के तरीके लिमिटेड हैं। स्टेट्स को खुद पैसे कमाने के तरीके ढूंढने होंगे। अगर ये लोन की पेमेंट करने का टाइम एक साथ आ गया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमने श्रीलंका से क्या सीखा? एक फैमिली के पास जब बहुत ज्यादा समय के लिए बहुत ज्यादा पावर होती है तो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल वो कर सकता है। फ्री चीजों की लालच से लोगों को वोट देना बंद करना होगा। किसी के पास कोई जादू का चिराग नहीं होता जो 4 बार रब किया और फ्री की चीजें निकल गई। इसका भुगतान कभी ना कभी हमें ही करना पड़ता है और साथ ही साथ इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ता है। जब भी आप कर्जा लेते हो और उसे चुका नहीं सकते तो उसका बोझ आपके बच्चों पर पड़ता है, नेक्स्ट जनरेशन पर पड़ता है। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, श्रीलंका के क्राइसिस को समझने में हेल्प हुई, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड चीजों को आसान बनाने से मुझे फर्क पड़ता है।